जरा सोचिए, एकदम साफ बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियों के बारे में। एक ऐसी जगह जहां हवा भी मानो थम सी गई हो और नजारा जहां तक नजर जाए बस फैलता ही चला जाए। अमल धवलगिरी के शिखरों पर छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों मानस सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। और ये सारी तस्वीरें, ये सारा मंजर एक ही दमदार लाइन में सिमट जाता है, बादल को घिरते देखा है। पर सवाल ये है कि ये शब्द हैं किसके? कौन है वो जिसने प्रकृति के इस इनक्रेडिबल सीन को इतने खूबसूरत अंदाज में कागज पर उतार दिया? तो चलिए मिलते हैं इन शब्दों के पीछे के उस कवि से। ये नाम है वैद्यनाथ मिश्र का, जिन्हें साहित्य की दुनिया बाबा नागार्जुन के नाम से जानती है। मतलब एक इंसान, दो नाम, लेकिन आवाज एक ही, और वो भी बड़ी दमदार। अच्छा, तो जरा इनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन उनके जीवन के कुछ बड़े पड़ाव दिखाती है, पर इन सब में जो एक बात सबसे अलग दिखती है वो थी उनकी घुमक्कड़ी वाली फितरत। मतलब वो एक जगह टिकने वालों में से नहीं थे, और इसी घुमक्कड़ी ने, इसी सफर ने उन्हें देश के कोने कोने में आम लोगों से मिलाया, और उनकी कहानियां, उनके दुख, उनकी खुशियां सब उनकी कविता बन गई। और ये घूमने फिरने का अंदाज सिर्फ उनकी जिंदगी तक ही सीमित नहीं था, ये उनकी कलम में भी साफ झलकता था। और ये बात वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे उनका पेन नेम, उनका उपनाम, उनकी लाइफ फिलॉसफी को दिखाता था। सोचिए, कोई अपनी पहचान को अपनी जिंदगी के अंदाज से इतना जोड़ ले कि वही उसका नाम बन जाए। जब वो अपनी मातृभाषा मैथिली में लिखते थे तो खुद को यात्री कहते थे। कितना सही नाम है ना? एक मुसाफिर। और यहीं पर उनकी प्रतिभा साफ दिखती है। उन्होंने किया क्या? उन्होंने क्लासिकल संस्कृत की गहरी पारंपरिक शायरी को आम बोलचाल की भाषा की ताजगी के साथ मिला दिया। ये कुछ ऐसा था मानो कोई सदियों पुरानी नदी आज के शहर के बीच से बह रही हो, टाइमलेस भी और जिंदगी से भरपूर भी। तो चलिए अब जरा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो लिखते किस बारे में थे, वो कौन से थीम्स थे जो उनके काम की पहचान बने। उनकी कविता का कैनवस बहुत बड़ा था। वो आम लोगों की जिंदगी के सुख दुख पर भी लिखते थे, प्रकृति की खूबसूरती पर भी, और अपने समय की राजनीति पर भी तीखी नजर रखते थे। और यही सबसे जरूरी बात है, उनकी कला का एक मकसद था। उनकी कविता सिर्फ खूबसूरत शब्दों का खेल नहीं थी, वो दुनिया को बदलने का एक जरिया थी। उनका धारदार व्यंग उस वक्त की सत्ता पर सीधी चोट करता था, और उनका हर एक शब्द आम आदमी की भलाई, मतलब जनहित के लिए था। तो आखिर नागार्जुन अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? उन्हें कैसी पहचान मिली? चलिए देखते हैं। 7, ये नंबर देखिए। उनके पूरे काम को 7 वॉल्यूम की नागार्जुन रचनावली में इकट्ठा किया गया है। इससे अंदाजा लगता है कि उन्होंने कितना कुछ लिखा होगा। और ये सम्मानों की लिस्ट देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड से लेके भारत भारती पुरस्कार और भी कई सारे। ये दिखाता है कि उनकी आवाज कितनी यूनिक थी, जिसे पूरे देश ने सराहा। एकेडमिक सर्कल से लेके स्टेट गवर्नमेंट्स तक सबने। शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। वो एक पुल की तरह थे, गांव की चौपाल और विद्वानों की बड़ी बड़ी बैठकों के बीच। उनकी कविता एक आम इंसान को भी समझ आती थी और एक बड़े साहित्यकार को भी सोचने पर मजबूर कर देती थी। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, आखिर एक ही कवि प्रकृति, राजनीति और आम इंसान, इन सब को एक ही नज़र से इतनी गहराई से कैसे देख सकता है? शायद यही एक महान कवि की असली पहचान होती है। वो जो सिर्फ दुनिया को आईना नहीं दिखाता, बल्कि हमें उसे एक बिल्कुल नई रोशनी में